कैसे हो बच्चों आप सभी का मैं अपने चैनल द सक्सेस माइंड @ में स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर यानी ट्रिपल EM, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल में चौथे चैप्टर इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ का चौथा पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज का टॉपिक होगा थर्मल प्रॉपर्टीज एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फटाफट से लाइक कर दें। क्लास अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्या है? हीट रेजिस्टेंस। तो जो हीट रेजिस्टेंस या ऐसा कह लीजिए कि ऊष्मक प्रतिरोध, बस समझ में आ रही है? ऊष्मा प्रतिरोध, इसकी हिंदी क्या होती है? ऊष्मा प्रतिरोध। तो देखिए इसमें क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है, इलेक्ट्रिकल उपकरण में जैसे बहुत से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल उपकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी होता है, कुछ मैकेनिकल भी होता है, ठीक है, के परिणाम स्वरूप हीट उत्पन्न होती है। यानी जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रभावों के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसका हीटिंग इफेक्ट उसके इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रभावित करता है। यानी जैसे कि वो किस कनेक्शन से आ रही है, समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रिफिकेशन यानी उसको इलेक्ट्रिकल को जो प्यूरिफाई करता है, समझ रहे हैं, उसको इफेक्टिव करती है। तो पदार्थों में हीट के हीटिंग इफेक्ट में अपने सामान्य गुणों को बनाए रखने के लिए हीट की हीटिंग इफेक्ट को सहन करना इसकी इंसुलेशन है। ऐसे समझिए जो हीट रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों इफेक्टों के परिणाम स्वरूप क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। और जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रभावित करेगा। यानी कि क्या करेगा? जब ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी तो इलेक्ट्रिफिकेशन यानी इलेक्ट्रिक को क्या कर देगा? नाप ही नहीं पाएगा ना, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? टेम्परेचर के समानुपाती होता है, जानते हैं ना? तो पदार्थों में हीट के हीटिंग इफेक्ट में, यानी जो पदार्थ होता है उसके हीटिंग इफेक्ट में अपने गुण को बनाए रखना, यानी कौन सा गुण? ये बनाए रखना कि जो इसका इंसुलेशन है, यानी उसके हीटिंग इफेक्ट को क्या करे? वो सह सके। यानी पदार्थों के हीटिंग इफेक्ट में ऐसा गुण होना चाहिए कि वह हीटिंग इफेक्ट को क्या करे? सहन कर सके। और जो सहन कर सकता है, सहन करने की क्षमता भी क्या कहलाती है? इंसुलेशन। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, यदि कोई पदार्थ अन्य गुणों को नष्ट किए बिना आवश्यक ही परिवर्तन को सहन कर सकता है, बिना कुछ आवश्यक ही परिवर्तन को सहन कर सकता है, बात समझे? कौन सा? तापमान को। तो यह उसकी तापमान टॉलरेंस क्षमता कहलाती है। बात समझिए, कोई ऐसा पदार्थ हो जो अपने और गुणों को बिना मिटाए या बिना नष्ट किए आवश्यक ताप के परिवर्तन क्या करे? सहन कर सके, तो यह उसकी क्या कहलाती है? तापमान टॉलरेंस कहलाती है। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है स्पेसिफिक हीट थर्मल कंडक्टिविटी, यानी इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए तो समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? ठोस में इन गुणों की एक भिन्नता होती है। यानी जो ठोस मटेरियल होते हैं उसमें क्या होता है? कुछ भिन्नता होती है। हालांकि सॉलिड इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी में विशेष रूप से धातुओं में बहुत पास होती है। बात समझ में आ रही है? जो ठोस धातु होते हैं उसमें विशेष रूप से क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसमें बहुत बहुत करीब होती है थर्मल कंडक्टिविटी। समझ रहे हैं? और अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर में कूलेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले, यानी ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जो हम क्या, जो तरल पदार्थ यूज़ करते हैं उसके केस में यह गुण सभी इंसुलेटिंग पदार्थ में उपलब्ध भिन्नता की छोटी रेंज के कारण कम महत्व के होते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे समझिए कि जो ट्रांसफार्मर का जो ठंडा करने के लिए जो हम तरल पदार्थ यूज़ करते हैं उसमें यह गुण होता है कि वह इंसुलेटिंग पदार्थ में उपलब्ध भिन्नता की छोटी रेंज के कारण कम महत्व के होते हैं। यानी जो ट्रांसफार्मर में जो हम इंसुलेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं, भाई इंसुलेटिंग ऑयल किस लिए काम ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो इंसुलेटिंग पदार्थ यूज़ करते हैं उसमें क्या होती है? छोटी रेंज की भिन्नता के कारण उसका क्या होता है? कम महत्व होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन को कभी कभी बड़े जनरेटरों में ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है तो इस तरह के उद्देश्य के लिए किया जाता है कि हाइड्रोजन की कम घनत्व के कारण विंटेज लॉस, यानी विंडेज लॉस क्या हो?
कम हो जाए, विंडेज लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए। बात समझ में आ रही है? जो विंडेज लॉस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अगला पॉइंट है थर्मल प्लास्टिसिटी। ये सब क्या है, उसके थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आ रहा है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ का ही एक पार्ट होता है थर्मल प्लास्टिसिटी। तो थर्मल प्लास्टिसिटी क्या होती है, एक वुंड कॉयल है, यानी घुमाईदार कॉयल है कि वायस पर जब दाब तापमान में भिन्नता के यानी दाब में और तापमान में भिन्नता आती है तो उसके भागों के विस्तार संकुचन के कारण ऑपरेटिंग स्थितियों के अंतर्गत अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है? भागों के विस्तार संकुचन के कारण जो ऑपरेटिंग होता है वो स्थितियों के अंतर्गत अलग अलग होता है, यानी जो ऑपरेटिंग जो काम करेगा वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कारण बनेगा। बात समझ में आ रही है? संकुचन यानी सिकुड़ना, भागों का विस्तार यानी फैलना, यानी फैलना और सिकुड़ना का ये जो कारण हो के जो कारण जो उसका ऑपरेटिंग होता है, यानी जो वो काम करेगा वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से करेगा, लेकिन तब जब दाब और तापमान में भिन्नता होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि व्यवहारिक रूप से दाब में आमतौर पर मामूली गति, ये दाब में क्या होता है, दाब में धीमी गति और परिणामी घर्षण के साथ होता है। यानी व्यवहारिक रूप से दाब में मामूली गति कब आती है, परिणामी घर्षण के साथ होता है। और कंपन की अनुपस्थिति में, यानी कंपन क्या हो ना हो, तो उच्च तापमान पर वायर इंसुलेशन के प्रवाह का निरीक्षण करना मूल्यवान हो जाता है। यानी कि जो इंसुलेशन होता है, वायर का इंसुलेशन का जब हम टेस्टिंग करते हैं तब करना बहुत अच्छा माना जाता है, जब उसके कंपन ना हो, तब हाई टेम्परेचर पे, यानी कंपन मौजूद ना हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कंपन ना हो, हिलना डुलना ना हो, और वो उच्च तापमान पर अगर हम वायर का इंसुलेशन का प्रवाह का टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, अच्छा समझा जाता है। समझ रहे हैं? चलिए आगे है, प्रयोजन के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है जो ऊंचे तापमान पर दाब के लिए एक पर किए गए वायर के नमूने का विषय रखता है। यानी मान लीजिए कोई टेस्ट कर रहे हैं और टेस्टिंग में कोई उपकरण का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऊंचे तापमान पर, यानी बहुत ऊंचे तापमान पर दाब के लिए, मान लीजिए ऊंचे तापमान एक को हम ये ऐसा मानिए स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है कि एक कोई स्टैंडर्ड मान लिया, जबकि 120 वोल्ट डायरेक्ट करंट अप्लाई होती है। यानी कि जो इस पे क्या होती है, 120 वोल्ट की डायरेक्ट करंट यानी डीसी सप्लाई दी जाती है। टेस्टिंग के अंतर्गत सामग्री वायरों को इंसुलेट करती है। समझ रहे हैं? जो टेस्ट किया जाता है उसमें सामग्री वायरों क्या हो इंसुलेट करती है और अन्य जगहों पर ग्राउंडिंग या सर्किटिंग को रोकने के लिए उचित देखभाल की जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि ग्राउंडिंग में जो नीचे वायर जा रही है अर्थ में, ठीक है, वो ग्राउंडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए उचित देखभाल इसमें क्या की जाती है, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो इंसुलेशन क्या होगा, विफल हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए फिर इस परीक्षण के परिणाम दाब या फिल्म के प्रवाह, ये लेयर प्रवाह की वजह से पदार्थ के रेजिस्टेंस के संकेत हैं। दरअसल थर्मोप्लास्टिक का उच्च लेवल कई अनुप्रयोगों के मात्र 3 हो सकते हैं। काफ़ी लाभ कभी हो सकता है। बस समझ रहे? काफ़ी लाभ क्या हो सकता है, कमी हो सकता है, इसलिए इसे हमेशा अस्वच्छता के साथ नहीं देखा जा सकता। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि जो टेस्टिंग किया जाता है उसमें जो परिणामी दाब, यानी कि करने के बाद जो दाब मिलता है फिल्म के प्रवाह से पदार्थ की जो रेजिस्टेंस क्या मिलता है, संकेत मिलता है कि वो इंसुलेशन को बनाए रख सकता है या नहीं रख सकता। और लिंक तब रख सकता है कि अगर मान लीजिए प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक का उच्च लेवल क्या होता है, कई अनुप्रयोगों में मात्र 3 तरीके से हो सकता है, और उससे क्या होता है, काफ़ी लाभ हो सकता है। इसलिए इसे क्या करें, अस्वच्छता के साथ नहीं देख सकते कि भैया ये सही नहीं है या ये खराब है, इसको इस नज़र से क्या करते हैं, नहीं देख सकते। फिर अगला आता है आपका ज्वलनशीलता। तो विद्युत रोधी पदार्थ जो आर्किंग वाले स्थानों में काम में लिए जाते हैं। समझ में आ रही है? ऐसे विद्युत रोधी पदार्थ जो जलाने वाले स्थान पर, यहाँ जहाँ पे किसी चीज़ को जलाना होता है वहाँ पे जो यूज़ किए जाते हैं वो अज्वलनशील होने चाहिए। यानी विद्युत रोधी पदार्थों में एक ऐसा गुण भी होना चाहिए कि जहाँ पे जलाने वाला स्थान है अगर उसको वहाँ रख दें तो उसमें क्या हो, उसमें वो अज्वलनशील हो, यानी उसमें जलने का गुण ना हो। यदि वह ज्वलनशील भी है तो उनमें स्वतः बुझने का, यानी कि खुद ब खुद, यानी उनमें स्वतः का मतलब क्या होगा, स्वतः यानी स्वयं बुझने का क्या हो, गुण होना चाहिए। साथ ही वह क्रैकिंग तथा कार्बोनाइजेशन प्रतिरोधी होना चाहिए, यानी कि क्रैकिंग यानी टूटने का उसमें गुण ना हो। ठीक है। कार्बोनाइजेशन यानी उसमें कार्बन का प्रतिरोधी होना चाहिए। कार्बोनाइजेशन यानी कार्बन
के प्रति प्रतिरोध उसमें होना चाहिए, यानी उसमें कार्बन नहीं जमना चाहिए, वो क्या होगा आपका विद्युत रोधी पदार्थ। तो विद्युत रोधी पदार्थ में भी एक ऐसा गुण होना चाहिए कि अगर कोई जलने वाले स्थानों पर अगर इसको ले जाया जाए तो इसमें आग नहीं पकड़नी चाहिए, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का ज्वलन नहीं होना चाहिए, और अगर ये ज्वलनशील भी होता है तो भी उसमें क्या इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि जल्दी से क्या हो सके, बुझ सके। और बुझने के साथ ही साथ वो क्या हो, उसमें टूटने का या क्रैकिंग होने का या कार्बन बनने का क्या हो, गुण ना हो। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। आगे है तापीय प्रसार। तापीय प्रसार क्या होता है, यानी ताप का एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। तो तापमान में परिवर्तन के कारण, तापीय प्रसार के कारण होने वाले मैकेनिकल प्रभावों के कारण तापीय प्रसार महत्वपूर्ण हो जाता है। इंसुलेटिंग पदार्थ में बहुत छोटा होना चाहिए। देखिए, जो इंसुलेटिंग पदार्थ होता है, यानी जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है, उसमें तापमान का परिवर्तन होगा। अब तापमान का परिवर्तन होगा तो टेम्परेचर का भी प्रसार में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। कारण यानी परिवर्तन के कारण और तापीय प्रसार के कारण जो मैकेनिकल प्रभाव होंगे, उससे क्या होगा, तापीय प्रसार बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जिससे इंसुलेटिंग पदार्थ में क्या होता है, जो तापीय प्रसार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत कम। क्योंकि अगर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, भाई इंसुलेटिंग पदार्थ है तो विद्युत क्रमानुपाती तो होता है। अगर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उसमें करंट प्रवाहित होने लगेगी। वही बात हो रही है कि इसमें तापीय प्रसार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो इंसुलेटिंग पदार्थ होता है उसमें तापीय प्रसार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है सम्मिश्रण की तापीय स्थिरता। आइए इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि विद्युत रोधी पदार्थ की चालकता तापमान के बढ़ने से बढ़ती है। यानी जो विद्युत रोधी पदार्थ है, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, करंट बहेगी। जब करंट बहेगी तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। तो जिसके फलस्वरूप उसका विद्युत रोधी प्रतिरोध तेजी से क्या होता है, घटता है। तो बच्चों रूढ़ी का मतलब ही क्या होता है, रोधी ही होता है, याद रखेंगे। तो विद्युत रूढ़ी प्रतिरोध तेजी से क्या होता है, घटता है। समझ, तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा ना, साथ ही उसके मैकेनिकल गुण में भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो पदार्थ भंगुर हो सकता है, जबकि उस टेम्परेचर पर क्या होगा, पदार्थ पिघल जाएगा, जिससे अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि विद्युत रोधी पदार्थ की जो तापमान की जो सीमा है वो क्या हो, स्थायी रहे। यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ हर टेम्परेचर पर स्थिर रहे, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो हर परिस्थिति में क्या हो, समान बना रहे। क्योंकि अगर परिस्थिति बदलेगी, बात समझ रहे हैं, अगर परिस्थिति बदल गई और टेम्परेचर किसी न किसी कारण से ज़्यादा हो गया तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आपकी जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो एज अ कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। बात समझ रहे हैं? चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका सॉफ्टिंग पॉइंट। समझ रहे हैं? अगला पॉइंट आपका आता है सॉफ्टिंग पॉइंट। अगला पॉइंट आता है आपका सॉफ्टिंग पॉइंट। क्या होता है, सॉलिड इंसुलेटिंग पदार्थ का सॉफ्टिंग पॉइंट प्रैक्टिस में होने वाले तापमान से ऊपर होना चाहिए। समझ रहे हैं? जो तापमान होता है वो कैसा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। सॉलिड इंसुलेटिंग का जो सॉफ्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। ये सब हम सब डिस्कस कर चुके हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 मिनट माफ़ी चाहता हूँ। हाँ चलिए तो बच्चों देखते हैं। सॉलिड इंसुलेटिंग पदार्थ का जो सॉफ्टिंग पॉइंट होता है वो प्रैक्टिस में होने वाले तापमान की से ऊपर होना चाहिए। ऐसे समझिए, जो सॉलिड इंसुलेटिंग पदार्थ होता है यानी ठोस विद्युत रोधी पदार्थ का जो सॉफ्टिंग पॉइंट होता है वो उसका टेम्परेचर जो है वो जो प्रैक्टिस में हम यूज़ में लाते हैं उसका टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए। यानी कि जो सॉलिड इंसुलेटिंग पदार्थ है उसका सॉफ्टिंग पॉइंट यानी उसका मुलायमियत कितने पॉइंट पे वो क्या होता है, उसमें सॉफ्टनेस रहती है, वो किससे ऊपर होनी चाहिए, आपके प्रैक्टिस में यूज़ करने वाले टेम्परेचर पर। यानी जितने टेम्परेचर में उसको प्रैक्टिस में लाते हैं उस टेम्परेचर से हाई होना चाहिए। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो ये था आपका चौथा चैप्टर, इंसुलेटिंग मटेरियल्स जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत।
एक पार्ट था आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़, हम डिस्कस कर चुके हैं एनालिटिकल प्रॉपर्टीज़ का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, और अब ये आपका थर्ड पार्ट आया है उसमें का थर्मल प्रॉपर्टीज़। बात समझ रहे हैं? ये आपका थर्ड पार्ट है। माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, शायद हमने गलती से 4 कह दिया। तो ये आपका तीसरा पार्ट है, किसका? इंसुलेटिंग मटेरियल का। बात समझिए, चौथे चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इसमें हमने डिस्कस किया कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती है वो कौन-कौन सी थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत कौन-कौन से गुण विद्युत रोधी पदार्थ में होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों और बच्चों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, मेरी वीडियो को आप अंत तक देखा करें। अंत तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, और कोशिश करिए कि उसको स्किप कर के पढ़िए, क्योंकि जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, और अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे, क्योंकि बीटी यूपी में नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हैं? इसलिए ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इस उम्मीद से कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले मैं फिर एक बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, आज के सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।